हाय बच्चों। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक में बहुत मज़ा आने वाला है। ये बहुत डिफरेंट टाइप से आपके सामने प्रेजेंट होगा, मतलब हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है, ये उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले ना हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि कैपेसिटेंस क्या है। तो पहले तो हम लाइन को समझें क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, तो हम डील करने वाले हैं किसी ऐसी चीज़ के साथ जिस पे चार्ज होगा, और हम डील करने वाले कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का क्या मतलब हुआ? तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी डिवाइस, एनी डिवाइस, एनी डिवाइस विच कैन विच कैन स्टोर which can store electric energy is capacitor। पहले लाइन समझे तब आगे हमें समझ में आएगा हम क्या पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, मैंने क्या लिखवाया, कोई भी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर सके उसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, इट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो मतलब ये बात समझने की ज़रूरत है कि यार कैपेसिटेंस है क्या। तो कैपेसिटेंस कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर सके उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं, और इसकी प्रॉपर्टी का नाम है कैपेसिटेंस। थोड़ा और क्लियर करता हूँ। आपको याद होगा हमने ऐसे एक डिवाइस देखी थी, ऐसे ए जिग 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 जिग, ऐसे याद है बेटा? इस डिवाइस का नाम क्या था? इस डिवाइस का नाम था रजिस्टर। याद है आपको बेटा? क्या नाम था इसका? रजिस्टर। और इसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या था? इसकी प्रॉपर्टी का नाम था रेजिस्टेंस। क्लियर है आपको? तो इस डिवाइस का नाम रजिस्टर था और इसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या था? रेजिस्टेंस था। ऐसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिवाइस का नाम क्या होगा? कैपेसिटर, और इसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा? कैपेसिटेंस। ये ना एक्चुअली सिंबल डायग्राम है जो आपके सामने दिखा हुआ है। ये क्या है बेटा? ये सिंबल डायग्राम है। सिंबल डायग्राम का मतलब ये नहीं हुआ कि वायर ऐसे जिग 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 होता है। वायर बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन सिंस उसमें से जब इलेक्ट्रॉन पास करते हैं तो वायर इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को रिटार्ड या अपोज करता है। इसीलिए हम बोलते हैं इसमें रेजिस्टेंस लगता है और ये एक रजिस्टर है। क्लियर है? इसका मतलब वायर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, ये दिखाने का ढंग है। सिमिलरली कैपेसिटेंस को दिखाने का ढंग पता कैसा है? कैपेसिटर को हम दिखाते हैं कुछ ऐसे। अगर हम ऐसे बना देंगे ना, ऐसे, ये ऐसे बनाएंगे, तो ऐसी वाली डिवाइस को हम नाम देते हैं कैपेसिटर। कुछ बातें आपको भी समझ में आने वाली हैं थोड़ी देर बाद, अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ बना होगा तो इसको हम बोलेंगे कैपेसिटर। और इसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा? इसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा? वो होगा कैपेसिटेंस। हो गया बेटा? समझ में आ गया? तो इस डिवाइस को हम बोलेंगे कैपेसिटर और इसकी प्रॉपर्टी का नाम होगा कैपेसिटेंस। चलो जी, यहां तक ठीक चल रहा है। थोड़ा और समझते हैं। एक काम करते हैं, हम एक एक बकेट लेते हैं। देखो, एक बकेट लेते हैं ऐसे, और इसमें पानी भरते हैं, और पानी भरते हैं, पानी भर दिया। आप इमेजिन करो कि ये बॉटम से टूटी हुई हो, क्या होगा? पानी भरेगा कि पानी बाहर जाएगा? पानी बाहर जाएगा बेटा, रुकेगा नहीं। पानी तुम भरे जाओगे और पानी नीचे गिरता जाएगा। तुम शॉप पे जाओगे और ऐसी टूटी हुई बकेट को लेने की कोशिश करोगे और तुम कहोगे इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, तो आपको दो आंसर मिलेंगे, या तो आएगा जीरो या आएगा इनफाइनाइट। दोनों आंसर कैसे आएंगे? जीरो इसलिए आएगा क्योंकि इसमें कोई पानी रुकना ही नहीं है, मतलब तुम कितना भी भरोगे पानी रुकना नहीं है। इनफाइनाइट क्यों आएगा? क्योंकि तुम इसमें कितना भी पानी भर सकते हो। यू कैन कीप ऑन फिलिंग फिलिंग फिलिंग, वो अलग बात है, सारा पानी लीक होता जाएगा। बट अगर तुम ऊपर से टैप ऑन कर दोगे तो टैप पानी इसमें सप्लाई करता जाएगा। तो ऐसे केसेस में दो तरह के आंसर दिए जा सकते हैं। या तो हमसे बोला जाएगा कि बकेट की कोई कैपेसिटी ही नहीं है, या बोला जाएगा इसकी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, तुम कितना भी पानी भरो ये कभी भरने वाली नहीं है। बट एक्चुअली ये एक्चुअल बकेट नहीं है। तो इस वाली कैटेगरी को मैं इनफाइनाइट नाम नहीं देता, मैं इसको नाम देता हूं कैपेसिटी। कैपेसिटी इज, क्या मान रहे हैं हम लोग? जीरो। मैं यहां पे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की बात नहीं कर रहा, मैं बकेट की कैपेसिटी की बात कर रहा हूं। बकेट की कैपेसिटी कितनी है? जीरो है। चलो, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक डेमो और कराता हूं। आप इमेजिन करो कि हमारे पास एक प्लेट है, ये मेटल की प्लेट है,
और हमने इस पे प्रोवाइड करा चार्ज। बेटा चार्ज की वजह से क्या निकलता है, पानी निकलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है। तो इसमें से निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बच्चों दिख रही है। बेटा यहां पे ये रुक जाएंगी कि चलते रहेंगी, चलते रहेंगी, चलते रहेंगी, आंसर आएगा सर चलते रहेंगी। तो इसको मैं ऐसे नाम दे सकता हूं, आई कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लीकिंग, मतलब यहां पे लीकेज हो रहा है लाइंस का, क्योंकि यहां पे हमारे रीजन में रुक नहीं रही हैं, यहां से निकल के कहां तक चले जा रही हैं, इनफाइनाइट तक चले जा रही हैं। तो एक हिसाब से एनर्जी यहां पे ट्रैप हो रही है कि चले गई, एनर्जी चले गई। तो हम क्या बोलेंगे, हम सेम बात, मतलब इस वाले डायग्राम को मैं इससे कंपेयर कर रहा हूं। इस वाले डायग्राम में बकेट है जिसमें पानी भरा जा रहा है और पानी भर ही नहीं रहा, तो मैंने क्या कह दिया, कैपेसिटी 0। और इस वाले डायग्राम में इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रैप नहीं हो रही है, चलते जा रही है। तो इस केस में भी हम लोग क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यार यहां पे भी कैपेसिटी क्या हो गई, कैपेसिटी हो गई 0। क्या आपको समझ में आया? लेकिन हम चाहते हैं कि कैपेसिटी 0 ना हो, तो क्या करें? तो हम एक काम करते हैं, ये जो बकेट है ना उसके बॉटम को अगर बंद कर दें तो कैपेसिटी 0 होगी कि नॉन जीरो होगी? तो तुम बोलोगे सर नॉन जीरो हो जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं, यहीं पे लिखते हैं, यहां पे सामने लिख के आपको दिखाता हूं। हम ऐसा करते हैं, एक बकेट बनाते हैं ऐसे ऐसे, उसका बॉटम कर दिया बंद। अब हम क्या बोलेंगे बेटा, अब हम बोलेंगे कैपेसिटी इज नॉट 0, कैपेसिटी 0 नहीं है। सिमिलरली अगर हमें इस वाले डायग्राम को डेमोन्स्ट्रेट करना हो तो कैसे करेंगे, इस वाले डायग्राम को डेमोन्स्ट्रेट करना हो तो हम ऐसे करेंगे कि ना, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। वी हैव वन प्लेट हैविंग पॉजिटिव चार्ज, उसके ठीक सामने हमने रख दिया एक और प्लेट हैविंग नेगेटिव चार्ज। इसका फायदा बताओ, इसका फायदा पता क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि तुम बहुत पढ़े लिखे बच्चे हो, तुम्हें सब पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, हम पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और आपको बताऊं बेटा, इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती है। तो देखा जाए तो इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रैप हो गई, बिल्कुल ऐसे जैसे यहां पे पानी ट्रैप हो गया हो। दिख रहा ना, पानी कहां पे ट्रैप हो गया, बकेट के अंदर। यहां पे एनर्जी कहां पे ट्रैप हो गई, इसके अंदर, क्योंकि एनर्जी लीक नहीं हो रही है। अगर आउटर जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक एनर्जी बाहर नहीं है, सारी की सारी एनर्जी कहां ट्रैप हो गई, दो प्लेट्स के बीच में। इस केस में कैपेसिटी 0 नहीं होगी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। पहले अंडरस्टैंड करो, यहां पे मैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझा रहा हूं आपको, मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी होती है, किसकी, कैपेसिटर की। और कैपेसिटर क्या होता है, एक डिवाइस होती है। कैसी डिवाइस, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सके, बट हमने समझना पड़ेगा कि स्टोर कौन कर रहा है, कौन स्टोर नहीं कर रहा है। क्लियर है? इस केस में हम क्या बोल रहे हैं, ये स्टोर नहीं कर रहा है। उसका कारण बताऊं आपको, उसका मेन कारण यह है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस जगह पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां भी कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां भी कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हम जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सेम टू सेम लीक हो रही है, मतलब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इक्वल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इक्वल टू एट दिस पॉइंट। इसका मतलब चार्ज प्लेट में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो बाहर को बस भागते चले जा रही है। सो एक हिसाब से इलेक्ट्रिक एनर्जी का लीकेज हो रहा है, तो इसकी कैपेसिटी 0 है, जबकि इसकी कैपेसिटी क्या है, नॉन जीरो है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। कैपेसिटेंस को समझाने की एक और डेफिनेशन है, समझाने के इसके अलग अलग मेथड्स हैं, तो हम अलग अलग मेथड के हिसाब से समझते हैं। सो लेट अस कंसीडर, यहां पे कुछ और लिखा हुआ है, तो हम इसको समझने की ट्राई करते हैं। क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को समझाने का एक दूसरा तरीका है कि कैपेसिटेंस क्या होता है। मैं इस डेफिनेशन के हिसाब से आपको समझाने की ट्राई करता हूं। आप ऐसे समझो कि अगर हम एक कॉम्बिनेशन ले लें, कॉम्बिनेशन ऐसा ना, एक प्लेट ले ली और दूसरी प्लेट ले ली, और हमारे पास एक 2 वोल्ट की बैटरी हो, तो 2 वोल्ट की बैटरी को तुम क्या करोगे, 2 वोल्ट की बैटरी को तुम यहां पे और यहां पे कनेक्ट करोगे, ऐसे कर दिया। और हमने क्या देखा कि यहां पे आ गया प्लस और यहां पे आ गया माइनस। सपोज ये चार्ज आ गया प्लस क्यू और चार्ज आ गया माइनस क्यू। अब तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर ये बन गया कैपेसिटर। क्या बन गया, ये बन गया कैपेसिटर, और इसकी है अपनी एक कैपेसिटी।
कैपेसिटर क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। इसका मतलब एनर्जी कहाँ पे गई? बाहर निकल गई कि ट्रैप हो गई? ट्रैप हो गई। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, सब बढ़िया चल रहा था। उसके बाद हमने क्या देखा? सेम सिचुएशन देखी हमने, एक और कैपेसिटर था, पता नहीं उसमें क्या चेंज था, मुझे नहीं पता। या तो इस वाले कैपेसिटर की प्लेट्स का साइज बड़ा छोटा होगा या इनके बीच का सेपरेशन ज़्यादा कम होगा। लेकिन हमने क्या देखा कि जब हमने इसको 2 वोल्ट से दोबारा से कनेक्ट करा तो जो चार्ज अभी क्यू आ रहा था वो पता कितना आने लगा? वो आने लगा 2Q एंड -2Q। कुछ समझ आया? मतलब जो अभी Q आ रहा था वो -2Q आया, जबकि बैटरी हमें सेम लगानी पड़ी कि डिफरेंट लगानी पड़ी? सेम। ध्यान से समझना, दोनों केसेस में बैटरी का वोल्टेज सेम है, बट सेकेंड केस में हम ज्यादा चार्ज स्टोर करा पाए। सो व्हाट डू यू थिंक? दोनों डिवाइसेस की कैपेसिटी सेम है कि डिफरेंट है? बड़ी ऑब्वियस ही बात है, अगर इस वाले केस में चार्ज ज़्यादा स्टोर हुआ है तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब सेकेंड केस में कैपेसिटी ज़्यादा है, फर्स्ट केस में कैपेसिटी कम है। तो कैपेसिटर की कैपेसिटी इस वाले को हम बोल सकते हैं, ये कैपेसिटर बन गया था और इसकी जो कैपेसिटी है उसको हम मान लेते हैं, कैपेसिटी को मैं C से डिफाइन कर देता हूँ। कैपेसिटी क्या है? C1। और इस केस में कैपेसिटी को नाम दे देता हूं मैं कुछ C2, रैंडमली बोल दिया मैंने। अब मैं आपसे वैसे ही पूछूंगा, बेटा बताओ कौन सा वाला ज़्यादा होगा? तुम बोलोगे सर सेकंड केस में इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है तभी ये चार्ज को स्टोर ज़्यादा कर रहा है। दैट मीन्स अभी हम कॉमन सेंस से समझ रहे हैं, मतलब वी आर नॉट डूइंग सम मैथमेटिकल दैट प्रैक्टिस और सम डेरिवेशन। हम अपने कॉमन सेंस से देख रहे हैं कि सेकेंड केस में कैपेसिटी ज़्यादा है, फर्स्ट केस में कैपेसिटी कम है। बात समझ आता है? तो उससे हमें पता क्या मालूम चलता है? उससे हमें मालूम चलता है कि जो कैपेसिटी है वो किस पे डिपेंड करता है? वो इलेक्ट्रिकल चार्ज के स्टोरेज पे डिपेंड करता है। ऊपर देखो लाइन क्या लिखी है, ऊपर लाइन लिखी है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। जिस केस में चार्ज को हम ज्यादा स्टोर करा पाएंगे उस केस में कैपेसिटी ज्यादा होगी, जिस केस में हम कम स्टोर करा पाएंगे वहां पे कैपेसिटी कम होगी। लेकिन एक कंडीशन है, वो कब की बात है? जब दोनों का अप्लाइड वोल्टेज सेम हो। अगर हम एक और थर्ड वो करें, एक्सपेरिमेंट करें, जिसमें हमने दोबारा से एक कॉम्बिनेशन लिया प्लेट्स का, ये वाला कॉम्बिनेशन ले लिया। थर्ड केस हम कंसीडर करते हैं और हमने ऐसे वाला कॉम्बिनेशन ले लिया, 2 प्लेट्स हैं अगेन, और अब की बार हमने बैटरी लगाई, लेकिन जो अभी 2V का लग रहा था वो अपन V वोल्ट की लगाई है। मतलब पहले 2 वोल्ट की थी तो हम ऐसे मान सकते हैं कि हमने 1 वोल्ट की बैटरी लगा दी। बैटरी छोटी होगी पहले के कंपैरिजन में, बट हमने क्या देखा कि अभी भी चार्ज कितने के बराबर है? अभी भी चार्ज है Q के बराबर, +Q एंड -Q। कॉमन सेंस लगाना। इसका मतलब अब क्या बोलेंगे हम? अब आप क्या बोलोगे? इस डिवाइस की कैपेसिटी कम है कि ज़्यादा? तुम हो गए कंफ्यूज। तो मैं आपको कंपैरिजन करवाता हूँ। आप एक काम करो, इसे देखो, कितना वोल्टेज लगाया था हमने? 2V, तब चार्ज कितना आया था? Q। यहां वोल्टेज कितना लगाया हमने? 1V, और चार्ज कितना आया? Q। आप बोलोगे सर चार्ज तो सेम है। बेटा चार्ज तो सेम है, लेकिन हमने यहां पे बैटरी बड़ी लगाई कि छोटी सी? यहां छोटी सी बैटरी लगाने के बाद भी उतना चार्ज आ गया जो बड़ी बैटरी लगाने के बाद आ रहा था। तो अब तुमसे पूछा जाए बेटा किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, तो तुम बोलोगे सर ऑब्वियसली इसकी ज्यादा है। कारण 1V लगाने से Q आ गया, अगर मैं यहां 2V लगा दूं तो Q थोड़ी आएगा, Q से क्या आएगा? ज्यादा आएगा। इसका मतलब क्या समझ में आया? कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी केवल चार्जेस से डिसाइड नहीं होती है, इस बात से डिसाइड होती है कि हमने कितना पोटेंशियल अप्लाई करा और कॉरेस्पॉन्डिंग चार्ज कितना आ गया। अगर हमने पोटेंशियल लगाया कम और चार्ज आ गया ज्यादा, तो हम क्या बोलेंगे? इस डिवाइस की कैपेसिटी कैसी है? कम या ज्यादा? ज्यादा कैपेसिटी है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब आप ये समझ के चलो कि हमने छोटी सी बैटरी लगाई फिर भी चार्ज बहुत सारा आ गया, इसका मतलब उस पर्टिकुलर डिवाइस की कैपेसिटी बहुत बहुत ज्यादा है। सो नो डाउट यहां पे जो लाइंस लिखी हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी इज रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, ये तो हमें समझ में आया। लेकिन किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस केवल चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, वो पोटेंशियल पे भी डिपेंड करता है कि हमने कितना पोटेंशियल अप्लाई करा है। ठीक है?
तो अगर हम इस चीज को आगे समझने की ट्राई करें तो ऐसे देख सकते हैं। यहां पे क्या लिखा, कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू कंडक्टर टू द राइज इन इट्स पोटेंशियल। कहने का मतलब हुआ कि जो अभी मैं सिंबल बना रहा था ना, सिंबल बना रहा था ऐसे, मैंने ऐसे दिखाया था आपको, और मैंने कहा था कि इसको हम V वोल्ट के साथ में कनेक्ट करते हैं। देखो ऐसे ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया और वोल्टेज मान लेते हैं V के बराबर है, और चार्ज यहाँ पे आ गया Q के बराबर, प्लस एंड माइनस। सो दिस इज प्लस Q एंड दिस इज माइनस Q। तो कोई हमसे पूछे कि इसकी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस क्या है, तो वो केवल चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, वो केवल V पे डिपेंड नहीं करता, वो क्या है, दोनों का रेशियो है। सो कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू कंडक्टर टू द राइज इन इट्स पोटेंशियल, दैट इज कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। लैंग्वेज समझना, क्या लिखा मैंने, कैपेसिटी भी बोल सकते हैं या कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं। किसका कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का। इसको हम जनरली डिनोट करते हैं C से, जनरली डिनोट करते हैं हाँ लेटर C से। हर बुक में C लिखा होता है तो मैं भी आपको C लिखूंगा। कैपेसिटर ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है चार्ज और पोटेंशियल पे, और क्या है, ये दोनों का रेशियो है, दोनों का रेशियो है। और इसकी जो यूनिट आएगी, SI यूनिट, वो क्या आएगी, वो आएगी कूलम। दिख रहा है ना आपको, Q को क्या बोलते हैं बेटा, कूलम पर, क्या लिख रहे होंगे, V का मतलब क्या होता था, वोल्ट। सो ये कूलम पर वोल्ट, या इसी को हम, एक नया नाम आता है जिसको हम बोलते हैं फेरड, फेराडे नहीं बेटा, फेरड। क्लियर। सो कैपेसिटेंस है चार्ज और V का रेशियो, और इसकी SI यूनिट आएगी कूलम पर वोल्ट, या इसी को हम फेरड बोल रहे होते हैं। अच्छा, अब हम समझने की ट्राई करते हैं, 2-3 डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये डिवाइस है, ये डिवाइस है, और हमने वोल्टेज लगाया लेट से 5 वोल्ट, और इस पे प्लस और माइनस पे चार्ज आ गया 2 कूलम के बराबर। अगेन हमने दूसरा केस देखा जिसमें हमने वोल्टेज लगाया 5 वोल्ट के बराबर, बट प्लस और माइनस चार्ज आ गया 20 कूलम। अगेन हमने एक और केस देखा जहाँ पे हमने बैटरी लगाई कुछ 10 वोल्ट की, चार्ज आया कोई 1 कूलम। एक और केस हमने लिया जहाँ पे हमने बैटरी लगाई कोई 4 वोल्ट की, और चार्ज आ गया कोई लेट्स से 10 कूलम। ठीक है, ऐसे ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन हमें दिए हुए थे, और हमने इसको नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। और किसी ने बोला इन चारों में से कौन सी डिवाइस की कैपेसिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे डिवाइस कौन है, विच वन इज डिवाइस। देखो ये वायर है, ध्यान रखना, ये क्या है, वायर है, ये क्या है, सेल है, ये सेल 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 और बैटरी। तो फिर कैपेसिटर कौन है यहाँ पे, कैपेसिटर ये है। चार्ज किस में स्टोर हो रहा है, कैपेसिटर में स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो अगर हमने बताना है कि किसका कैपेसिटेंस ज्यादा और किसका कम होगा, तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे केवल चार्जेस अलग अलग नहीं है, इनका पोटेंशियल भी अलग अलग है। तो अगर हम इनका कैपेसिटेंस निकालेंगे तो बेसिकली ये क्या आएगा, ये दोनों का रेशियो आएगा। तो अगर हम फर्स्ट वाले को बोलते हैं C1, तो कैसे लिखेंगे हम लोग लिख रहे होंगे C1 इज इक्वल टू क्या आएगा, Q/V, दैट इज 2/5। अगर हम निकालेंगे C2 तो वह कितने के बराबर आएगा, 20/5। अगर हम निकालेंगे कोई C3, यहीं पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे हम निकालेंगे C3 तो वो कितने के बराबर आएगा, 1/10। अगर हम निकालेंगे C4 तो वो कितने के बराबर आएगा, 10/4। यहाँ से हम इनकी वैल्यूज को अलग अलग कैलकुलेट कर पाएंगे और हम बता पाएंगे कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। इनकी वैल्यूज को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन ज़्यादा है और कौन कम है। तो अगर कभी भी तुम्हें किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना हो तो वो केवल चार्ज नहीं होगा, चार्ज और पोटेंशियल दोनों का रेशियो होगा। जिस केस में रेशियो सबसे ज़्यादा आएगा उस केस में कैपेसिटेंस सबसे ज़्यादा होगा, जहां रेशियो कम आएगा वहां पे कैपेसिटेंस सबसे कम होगा। आई थिंक आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा है कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या चीज़ है। तो जब हम कैपेसिटेंस निकालेंगे ना कैपेसिटर्स का, तो बहुत तरह के बहुत अलग अलग टाइप के डिवाइसेस हो सकते हैं। मैंने आपको हर बारी कैपेसिटर्स का डायग्राम दिखाया कुछ ऐसे कि ये कैपेसिटर है ऐसे। दिस इज नॉट द शेप ऑफ एवरी कैपेसिटर, दिस इज जस्ट अ सिंबल। मतलब जब भी हम कभी कैपेसिटर का सिंबल दिखाएंगे तो दो पैरेलल प्लेट्स आपस में दिखाएंगे, बट इट डज नॉट मीन कि हर बार कैपेसिटर का शेप ऐसे ही होगा। कैपेसिटर का शेप हो सकता है स्फेरिकल, पैरेलल प्लेट, सिलेंड्रिकल, और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप हो सकते हैं।
अगर आप फैन में देखें ना, सीलिंग फैन में, तो वहां पे सिलेंडर जैसा एक कंडेंसर लगा होता है। इलेक्ट्रिशियन आता है, बोलता है कंडेंसर खराब हो गया। वो जो कंडेंसर होता है ना, वो बेसिकली कैपेसिटर होता है। तो इसके शेप बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, उनमें से एक है स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या लिखा हुआ है? कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। तो आइसोलेटेड का मीनिंग क्या हुआ? आइसोलेटेड का मतलब ये सिंगल होगा, मतलब हमारे पास ये एक स्फेयर है जिसको हमने चार्ज प्रोवाइड करा होगा, ऐसे कुछ। अब चार्ज अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी और कहाँ तक जाएंगी? इन्फिनिटी तक। सो लाइंस जा रही होंगी ऐसे करके इनफाइनाइट तक। तो हम क्या मान के चलते हैं? हम मान के चलते हैं इसकी दूसरी प्लेट कहाँ पे, मतलब जो नेगेटिव वाली प्लेट है वो कहाँ पे? वो इनफाइनाइट पे। सो लाइंस ऐसे जा रही हैं और ऐसे चलते जा रही हैं। तो इसमें अपनी एक कैपेसिटी होगी। कैपेसिटी निकालने का मेथड क्या है? कैपेसिटी निकालने का मेथड है C इक्वल टू, हमें याद है बच्चे अच्छे से, C इक्वल टू क्यू बाय वी। मतलब हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उस डिवाइस में कितना चार्ज है, फिर हम देखते हैं उस डिवाइस पे कितना पोटेंशियल है, दोनों का रेशो करते हैं, वहां से निकल आता है C की वैल्यू। बच्चों के दिमाग में एक डाउट आता है जब मैं पढ़ाता हूँ। मैंने पढ़ाया था आपको कि ये एक प्लेट है, सिंगल प्लेट, और मैंने बोला था कि इसकी कैपेसिटी कितनी आती है? 0, जबकि इसकी कैपेसिटी 0 नहीं आएगी। तो बच्चे कहते हैं ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्लेट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ भी कितनी आएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है? नहीं हो रही है। इसका मतलब प्लेट में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आगे तक प्रोपगेट होती जाती है। तो हम मान के चलते हैं कि इस प्लेट में से निकली हुई एनर्जी पूरी तरह से लीक हो रही है। इस वाले केस में यहाँ पे फील्ड, इसको 1 बोलते हैं और यहाँ पे हम 2 बोलते हैं। 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। नो डाउट इस वाले स्फीयर में से भी इलेक्ट्रिक एनर्जी लीक होकर दूर जा रही है, लेकिन 1 पे एनर्जी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, 2 पे कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो हम क्या मानेंगे कि हम जैसे जैसे स्फीयर से दूर जाते हैं, नो डाउट एनर्जी लीक हो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ एनर्जी इस वाले सराउंडिंग में कंट्रीब्यूट कर रही है या फिल होती जा रही है। इस वजह से इसकी कैपेसिटी को हम 0 कंसीडर नहीं करते। अब हम देखते हैं सॉल्व करके। तो सॉल्व करने का मेथड क्या है? कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे व्हेन चार्ज Q is given to sphere, when charge Q is given to sphere, comma, potential on its surface क्या होगा? 0 के नॉन 0 आएगा। हमने पहले तो पढ़ा हुआ था, लास्ट टॉपिक्स में हमने पढ़ा हुआ है। पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज V इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय कितना लिखेंगे? R। ये हमें मालूम है। अगर हम यहां से C निकालें, C एक्चुअली क्या होता है? C होता है Q बाय V। ध्यान से देखो, अगर हम Q बाय V करेंगे तो आंसर कितना निकल के आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इज C। ये किसका कैपेसिटेंस है? ये आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, है ना? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ रहा है। ध्यान से देखें अगर हम, तो इसमें ना तो कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में ना तो Q आ रहा है ना V आ रहा है, केवल इसका रेडियस आ रहा है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उसके केवल और केवल रेडियस पे डिपेंड करता है और किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आ रहा है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मतलब स्फेयर का साइज जितना बड़ा होगा उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। कई बार हमसे पूछा जाता है कि अर्थ का कितना कैपेसिटेंस होगा। तो अगर हमें कैलकुलेट करना हो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, तो हम क्या करेंगे? हम कुछ भी नहीं करने वाले। हम R को कितना रखने वाले हैं? 6.4 इंटू 10 पावर 6 क्या मीटर, ऐसे रखने वाले हैं। और हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बेटा? हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? 9 इंटू 10 पावर 9। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? इसका उल्टा आ जाएगा। सो C कितना आएगा? C इज इक्वल टू आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखेंगे हम 1/9 इंटू 10 पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई R 6.4 इंटू 10 पावर 6। और वैल्यू किस में आएगी? वैल्यू आएगी फैरेड में। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे फाइनली तो कितनी वैल्यू बन जाएगी? ये बनेगा 6.4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 पावर -3।
और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली कितने के बराबर आएगा, ये वैल्यू आएगी 0.711 इंटू 10⁻³ फेरड, या इसको हम बोल सकते हैं कितना, 0.711 मिली फेरड। क्लियर हो गया। या हम इसको मिली माइक्रो अलग अलग हम कन्वर्जन कर सकते हैं। तो हम ऐसे देख सकते हैं, अर्थ छोटी डिवाइस है कि अर्थ बड़ी डिवाइस है। अर्थ बहुत बड़ी डिवाइस है। अर्थ के जितनी बड़ी बॉडी के ऊपर भी, चलो इसको और हम डेसिमल हटाने की ट्राई करें तो हम क्या लिख सकते हैं, 711 क्या, माइक्रोफेरेड। यूनिट कन्वर्जन तो आपको आता होगा। मतलब अर्थ इतनी बड़ी साइज की बॉडी जिसका कैपेसिटेंस माइक्रो में आ रहा है, इसका मतलब फेरेड छोटी यूनिट होगी कि बड़ी यूनिट होगी, फेरेड बहुत बड़ी यूनिट है। तो जनरली जो कैपेसिटेंस होता है वो मिली या माइक्रोफेरेड में होता है। तो हम यहाँ पे नोट लिख सकते हैं। नोट क्या लिखेंगे हम, कि नोट लिखेंगे हम कि फेरेड इज बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, big unit of capacitance. In general we use millifarad, microfarad, nanofarad, picofarad etc. मतलब जब तुम्हें कैपेसिटेंस दिया होगा तो तुम्हें क्या गिवन होगा कि उस पर्टिकुलर बॉडी का कैपेसिटेंस इतने मिली फेरेड है, इतने माइक्रो फेरेड है, और ऐसे दिया होगा। इन जनरल फेरेड के फॉर्म में बहुत रेयर दिया होगा, क्योंकि फेरेड कैसी यूनिट है बेटा, फेरेड बहुत बहुत बड़ी यूनिट है। तो अभी हम कैपेसिटर का प्रिंसिपल देखते हैं। कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर हमारे पास दो प्लेट्स हैं, ये एक और एक दूसरी, ऐसे कुछ है, ये प्लस और ये माइनस। एक काम कर देते हैं, हम एक बार को इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। अर्थिंग देखो ऐसे शो करते हैं ना, ऐसे होता है, इसका मतलब होता है अर्थ। और अर्थ का पोटेंशियल पता कितना होता है, अर्थ का पोटेंशियल माना जाता है हमेशा 0। ठीक है, अर्थ का पोटेंशियल होता है 0। अच्छा, इसका कुछ पोटेंशियल होगा v, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा बेटा, v माइनस 0 दैट इज v। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, v आएगा, बहुत अच्छी बात है। और इन पे चार्ज अभी कितना होगा, इस पे चार्ज अभी होगा Q के बराबर। तो कोई हमसे बोले कैपेसिटेंस बताओ, तो तुम बोलोगे सर कैपेसिटेंस होगा कितने के बराबर, Q/V के बराबर। ठीक हो गया। अब इनके बीच का सेपरेशन है मान लो अभी D के इक्वल। नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करा, इन दोनों के बीच के सेपरेशन को कम करा दिया। ऐसे करा हमने, इस वाले प्लेट को वहीं पे रहने दिया, मतलब पॉजिटिव प्लेट इज फिक्स्ड, जहां पे है वहीं पे, और जो नेगेटिव प्लेट थी ना उसको हम और पास ले आए, यहां तक ले आए। ये अभी भी अर्थ से कनेक्टेड है। और एक बात मान के चलना, जो चीज़ अर्थ के साथ कनेक्टेड होती है उसका पोटेंशियल हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो इसमें मतलब हम लॉजिक नहीं लगा सकते कि 0 क्यों होता है, बस इतना मान के चलो कि अर्थ के सरफेस पे अपना चार्ज है, उसके आयनोस्फीयर में अपना चार्ज है, और सबका मिला के ओवरऑल का पोटेंशियल जब कैलकुलेट करते हैं तो अर्थ पे कितना आता है, 0 आता है। अगर अर्थ पे पोटेंशियल 0 है तो अर्थ जिसके साथ भी जुड़ जाएगी उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। एक बात देखो आप, नेगेटिव पे तो अभी भी 0 है, लेकिन अब तुम्हें क्या लगता है, पॉजिटिव प्लेट पे पोटेंशियल कम हुआ होगा कि ज्यादा हो गया होगा? तो ऐसे समझो, इस वाले पॉजिटिव प्लेट पे पोटेंशियल दो चीजों की वजह से होगा, अपने चार्ज की वजह से होगा और नेगेटिव वाले के इंप्रेशन की वजह से होगा। आपको याद है ना, वो हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशन पढ़े थे स्फीयर के, एक पॉजिटिव है उसके सराउंड में एक नेगेटिव है। तो अगर हमें किसी भी स्फीयर पे पोटेंशियल निकालना होता था तो उस पर अपनी वजह से भी आता था और सराउंडिंग की वजह से भी आता था। तो इसी हिसाब से अगर मैं पॉजिटिव प्लेट पे पोटेंशियल निकालूं तो किसकी वजह से आएगा, खुद के चार्ज की वजह से भी आएगा एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज भी आएगा। इसका मतलब पॉजिटिव प्लेट पे पोटेंशियल होगा खुद का और इस वाले चार्ज का। अब सोचो, अगर ये वाला चार्ज हम पास में ले आए, पहले डिस्टेंस कितना था दोनों के बीच का, d था, मान लो अब की बार हो गया d/4, हम पास में ले आए। अगर हम पास में ले आए तो पता इस वाले पे, इस पॉजिटिव वाले पे पोटेंशियल, खुद का पोटेंशियल तो सेम आएगा क्योंकि अपना चार्ज थोड़ी ना चेंज हुआ, चार्ज इज नॉट फ्लोइंग, चार्ज जैसा था वैसे ही है क्योंकि हमने किसी वायर के साथ कनेक्शन नहीं करा, ये प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई नहीं है। नो चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेट टू अदर, चार्जेस जैसे थे एग्जैक्टली वैसे हैं, लेकिन हम दूसरी वाली प्लेट को पास में ले आए। पास में लाने से क्या होगा, इस पॉजिटिव प्लेट पे अपना खुद का पोटेंशियल तो सेम होगा लेकिन नेगेटिव वाले का इंप्रेशन सेम आएगा कि बढ़ जाएगा, नेगेटिव वाले का इंप्रेशन बढ़ जाएगा। जब इंप्रेशन बढ़ेगा
तो पॉजिटिव वाले पे नेट पोटेंशियल पहले के कंपैरिजन में बेटा ज़्यादा आएगा कि कम आएगा? अब की बारी कम आएगा। ये कितना होगा? ये वी डैश होगा। और हमें अच्छे से मालूम है कि जो वी डैश होगा ना, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कि जो वी डैश की वैल्यू होगी ना, वो वी से क्या होगी? अब की बारी कम होगी। जबकि चार्ज की वैल्यू कैसी है? चार्ज की वैल्यू अभी भी सेम है। तो इस वाले केस में जब हम न्यू केस में कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे ना, तो जब हम पहले वाले केस में कैपेसिटेंस निकाल रहे थे, जो हमने निकाला था वो आ रहा था क्यू बाई वी, और अब की बारी जब हम इस वाले केस में कैपेसिटेंस निकालेंगे तो ये आएगा कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल क्या बन गया? वी डैश। और वी डैश की वैल्यू वी से कम है। अगर वी डैश की वैल्यू वी से कम है तो इस वाले कैपेसिटेंस की वैल्यू पहले वाले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? इसका मतलब हमें समझ में आया कि जब दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कम होता है तो कैपेसिटेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। क्लियर हो गया आपको मैंने क्या बोला? जब दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कम होता है तो कैपेसिटेंस पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाता है। यह है कैपेसिटेंस का अपना प्रिंसिपल। क्लियर हो रहा है? तो अगर हम सेपरेशन को कम या ज्यादा कराते हैं तो कैपेसिटेंस में चेंज आता है, और साइजेस को बढ़ाते या कम कराते हैं तब भी कैपेसिटेंस में चेंज आता है। मतलब मैं कुछ आपको ऐसे दिखा सकता हूं कि ये हमारे पास प्लेट है, दिस इज प्लेट, वी हैव अनदर प्लेट, और एक पे है प्लस चार्ज, एक पे प्लस चार्ज है और एक पे माइनस चार्ज है, और इसका जो एरिया है वो ए के बराबर है। एक का एरिया ए होगा कि दोनों का होगा? ऑफ कोर्स दोनों का होगा। इसका एरिया भी ए के बराबर है। और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन हमने कितना मान लिया? डी के बराबर मान लिया। इसका मतलब कैपेसिटेंस जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर एरिया बढ़ेगा, ध्यान से समझो, अगर एरिया बढ़ेगा तो चार्ज कम स्टोर कर पाएंगे कि ज्यादा कर पाएंगे? ज्यादा कर पाएंगे। इसका मतलब कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन किस पे? एरिया ऑफ प्लेट्स। अगर हम ज्यादा एरिया कर देंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, कम एरिया कर देंगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। मतलब डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ प्लेट्स। दूसरी बात क्या बोलेंगे हम? कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, दैट इज व्हाट? डी। इसका मतलब कैपेसिटेंस किन चीजों पे डिपेंड करने वाला है? एरिया पे डिपेंड करने वाला है और दोनों के बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करने वाला है। ऐसा हमारा लॉजिक बोलता है। अभी हम मैथमेटिकली प्रूफ कर लेंगे। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कि ये सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है और एरिया पे डिपेंड कर रहा है। अभी हम देखते हैं चार्जिंग, कि हम किसी कैपेसिटर को चार्ज किस हिसाब से कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जस्ट अ मिनट, नाउ वी लुक एट चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। हम कैपेसिटर को चार्ज किस हिसाब से करते होंगे? हमारे पास चार्ज करने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड हो सकता है हमारे पास कि हम क्या करें, मेथड 1, हमारे पास दो प्लेट्स हैं, हम एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डाल दें और दूसरे पे ले आए नेगेटिव चार्ज। बट क्या मार्केट में सबसे बड़ी बात, मार्केट में प्लस और माइनस चार्ज मिलता है कि नहीं मिलता? आंसर आता नहीं मिलता। अगर मिलता होता तो हम क्या करते? एक शॉप में से जाके प्लस चार्ज खरीद के लाते, दूसरे में से माइनस लाते, एक पे प्लस डाल दिया, एक पे माइनस डाल दिया, काम हो गया। एक पे प्लस आ गया, दूसरे पे माइनस आ गया। बट एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं होता, बट फिर भी मैंने आपको लिखा दिया कि ये हमारे पास एक मेथड हो सकता है। हमारे पास दूसरा मेथड पता क्या हो सकता है? हम मार्केट गए चार्ज खरीदने, तो शॉप पे हमें पॉजिटिव चार्ज तो मिल गया। कौन सा मिल गया? पॉजिटिव मिल गया, लेकिन नेगेटिव चार्ज नहीं मिला। हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले दो प्लेट्स रखेंगे और एक पे डालेंगे प्लस, हमने डाल दिया क्योंकि प्लस तो हमें मिल गया था मार्केट में, लेकिन हमें माइनस मिला नहीं था। तो हमने क्या करा, एक मेटालिक प्लेट को सामने रख दिया। जब हम सामने रखेंगे तो इंडक्शन होगा। बेटा प्लस के सामने कैसा चार्ज आएगा? माइनस। बहुत सही जवाब। और इस पे नेट चार्ज कितना होगा? 0। तो पीछे वाले प्लेट पे कितना आएगा? प्लस आएगा। क्या अभी ये कैपेसिटर बना? अभी नहीं बना। अब हम क्या करेंगे? अब हम ना इसको अर्थ से जोड़ देंगे।
याद है ना अर्थ, जब हम वो इंडक्शन पढ़ रहे थे तब हमने अर्थ से कनेक्ट करा था, ऐसे जोड़ दोगे। तुम जैसे अर्थ से जोड़ोगे कौन सा चार्ज अर्थ में जाएगा, वांटेड के अनवांटेड। अनवांटेड पता कौन सा है यहाँ पे, अनवांटेड ये वाला है, कारण ये वाला प्लस इस वाले प्लस को कह रहा है तुम जाओ, और रिपेल करने की कोशिश कर रहा है। फाइनली क्या होगा, ये वाला चार्ज कहाँ चला जाएगा बेटा, ये वाला चार्ज चला जाएगा अर्थ में, तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा, माइनस बचेगा। क्लियर। मतलब पहला मेथड क्या था कि हमारे पास एक प्लेट पे प्लस है और दूसरे पे माइनस है, और दूसरा क्या है, हमने केवल एक पे प्लस डाला, दूसरे वाले प्लेट को हमने क्या कर दिया, अर्थ के साथ में कनेक्ट कर दिया। जब तुम ऐसा करोगे तो इस वाले प्रोसेस में एक पे प्लस और एक पे माइनस आ जाएगा अपने आप से, और ये बन जाएगा एक तरह का कैपेसिटर। मेथड 2। मेथड 3, मेथड 3 में हम क्या करेंगे, मेथड 3 में हम 2 प्लेट्स लेंगे, ले ली, और इन दोनों को जोड़ देंगे एक सेल के साथ। देखो ये कनेक्ट कर दिया हमने। जब तुम ऐसा करोगे तो सेल के पॉजिटिव वाले प्लेट में से प्लस निकल के इस पे जाएगा। अभी मैं आपको चार्जिंग समझाऊंगा अलग से जब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। अभी आप ऐसा समझो कि इसमें से प्लस जाएगा। अब देखो होगा क्या, इस कन्वेंशन के हिसाब से एक्चुअली तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, लेकिन कन्वेंशन क्या बोलता है कि प्लस फ्लो होता है। इस वाले प्लेट में से कन्वेंशन के हिसाब से प्लस चार्ज निकलेगा और ऐसे ऐसे भागते भागते यहाँ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा थोड़ा सा चार्ज। यहाँ पे जब थोड़ा सा चार्ज आएगा ना तो इंडक्शन होगा, इंडक्शन होगा तो सामने वाली प्लेट पे आएगा माइनस चार्ज, और जब माइनस आएगा तो इतने के बराबर आएगा प्लस चार्ज। इस वाले प्लस चार्ज को बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अपनी तरफ खींच लेगा, तो प्लस यहाँ से फ्लो होते होते कहाँ चला जाएगा, सेल में चला जाएगा। तो जो चार्ज हमें यहाँ पे दिख रहा है वो दिखना हो जाएगा बंद। फिर यहाँ पे दोबारा यहाँ पे थोड़ा सा और प्लस आएगा, अगर यहाँ पे थोड़ा सा और प्लस आएगा तो यहाँ पे थोड़ा और माइनस आएगा, एंड पीछे प्लस आएगा, फिर वो प्लस चले जाएगा, और ऐसे करके होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट प्लेट पे तो एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन राइट प्लेट तक चार्ज इंडक्शन के थ्रू फ्लो हो रहा है। मतलब इस प्लस की वजह से सामने माइनस इंडक्शन होगा और उसका इक्विवेलेंट प्लस कहां चला जाएगा, बैटरी में चला जाएगा। तो बेटा ये मेथड 3 है चार्जिंग का। तुम्हें क्या लगता है मेथड 1 पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है, हम कहां से चार्ज उठा के लाएंगे। मेथड 2 फिर भी पॉसिबल हो जाता है, कई बार हमारे पास एक चार्ज्ड बॉडी को हम न्यूट्रल बॉडी के सामने रखते हैं और वो कैपेसिटर बन जाता है। बट इन जनरल 99.99% केसेस में हम कैपेसिटर की चार्जिंग कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं जैसा मेथड 3 दिया हुआ है। एक सेल लेते हैं, 2 प्लेट लेते हैं, आपस में जोड़ते हैं, और वो कैपेसिटर पूरी तरह से कैसा हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पे, हम बात कर रहे थे कैपेसिटर के चार्जिंग के मेथड की। अच्छा, कैपेसिटर ना 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के का मतलब हुआ, एक होता है कांस्टेंट कैपेसिटेंस। कांस्टेंट कैपेसिटेंस का बेटा क्या मतलब हुआ, कांस्टेंट कैपेसिटेंस का मतलब होता है जो टाइम के साथ बदलता नहीं है, हमेशा कैसा रहता है, सेम रहता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कांस्टेंट कैपेसिटेंस। कांस्टेंट कैपेसिटेंस को हम ऐसे दिखाते हैं, ये सिंबल है उसका, ऐसे दिखाते हैं। ऐसे दिखाने का मतलब, अगर ऐसे दिखा दिया इसका मतलब कभी भी बदलने वाला नहीं है। एक दूसरा होता है वेरिएबल कैपेसिटेंस। वेरिएबल कैपेसिटेंस कैसा होता होगा, ये होता होगा जो टाइम के साथ बदल सकता है। मतलब इसकी ज्योमेट्री में हम कुछ ऐसे ऐसे चेंजेस कर देते होंगे कि ये टाइम के साथ वेरी करता होगा। तो वेरिएबल कैपेसिटेंस को पता हम कैसे शो करते हैं, हम ऐसे दिखाते हैं और उसके बाद हम ना एक एरो ऐसे बना देते हैं। अगर ये एरो बनाया हुआ है इसका मतलब ये कैपेसिटेंस कैसा है, ये वेरिएबल है जो टाइम के साथ में चेंज हो रहा होगा, मतलब सेम नहीं रहने वाला, टाइम के साथ बदल रहा होगा। और पहले वाला कैसा है, वो टाइम के साथ बदल नहीं रहा होगा। बदलने के रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, वो आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा। आई बिलीव आपको इतना अभी तक जो मैंने बताया वो कैपेसिटेंस के बारे में था कि कैपेसिटेंस क्या होता है और कैसे बिहेव करता है, क्या टाइप होता है इसके यूज, एनर्जी कैसे स्टोर होती है। सो इट वॉज ऑल अबाउट। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। आगे वाले लेक्चर में हम ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।